शिक्षा की बात कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन श्री आनंद वर्धन जी एवं सचिव विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड शासन श्री रविनाथ रामन जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। कुछ ही पलों में वे वर्चुअल स्टूडियो में होंगे। हम सभी उनका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करेंगे। जैसे कि आप विदित हैं, शिक्षा की बात कार्यक्रम माननीय मंत्री विद्यालय शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत जी की सोच का ही परिणाम है। उन्होंने निर्देश दिए थे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मन की बात की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी एक कार्यक्रम की शुरुआत की जाए और जिसका नाम शिक्षा की बात कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को उत्तराखंड की एमिनेंट पर्सनैलिटीज से संवाद कराना है, जिससे वे उनसे प्रेरित हो सकें और उनके आगे करियर में भी वो काम आए। इसलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और आज इस कार्यक्रम का ये सेकंड एपिसोड है। पहला एपिसोड माननीय श्री राज्यपाल महोदय ने 23 सितंबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और आज माननीय मुख्य सचिव महोदय इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आनंद वर्धन जी, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, सचिव विद्यालय शिक्षा श्री रविनाथ रमन जी हमारे बीच में पहुंचने ही वाले हैं। अभी अटल टिंकरिंग लैब्स आईआईटी कानपुर के द्वारा जो निर्मित की गई है, बच्चों के साथ संवाद कर रहे हैं और तत्पश्चात शिक्षा की बात कार्यक्रम में आपसे रूबरू होंगे। आप जो भी उनसे प्रश्न पूछना चाहेंगे, जो भी संवाद करना चाहेंगे, आपकी सभी शंकाओं का भी समाधान उनके द्वारा किया जाएगा। यही इस शिक्षा की बात कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। साथ में होंगे डायरेक्टर सेकेंडरी डॉक्टर मुकुल कुमार सती जी, डायरेक्टर एकेडमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग श्रीमती वंदना गर्ब्याल जी, शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारीगण और टीसीएल के सीजीएम श्री शरद सिंह जी भी होंगे। डायरेक्टर टीसीआईएल श्री बालचंद्रा जी होंगी और वैल्यूएबल एडुटेनमेंट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्रीमती मानसी जी होंगे। इंजीनियर साहब रवि झा जी होंगे और साथ में टीसीआईएल और वैल्यूएबल एडुटेनमेंट का पूरा स्टाफ जो कि इस वर्चुअल स्टूडियो में 2019 से लगातार लगा हुआ है, अपने कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है बहुत ही अच्छे ढंग से। वो सभी लोग यहाँ पर होंगे। जैसा कि आप सभी विदित हैं, वर्चुअल स्टूडियो का उद्घाटन माह नवंबर 2019 में किया गया था और 500 वर्चुअल लैब्स विभिन्न विद्यालयों में ये हैं और 4 वर्चुअल केंद्रीयकृत स्टूडियो भी यहाँ पर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय परिसर में लगाए गए हैं। और इस वर्चुअल स्टूडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड काल में भी जबकि लोग घर से बाहर नहीं आते थे, लगभग 35,000 टीचर्स का ट्रेनिंग यहाँ से किया गया। इसके अलावा समर कैंप के आयोजन किए गए
विंटर कैंप के आयोजन किए गए, विभिन्न और शिक्षा विभाग की गतिविधियां जो भी होती है वो यहाँ संपादित की गई। केवल शिक्षा विभाग की नहीं, मुझे याद है पंचायती राज डिपार्टमेंट के भी कई कार्यक्रम इस वर्चुअल स्टूडियो के माध्यम से संचालित किए गए और इस प्रकार से ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट है। और ये एक नवाचार भी, हम जहां भी जाते हैं तो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस में आता है कि हमने एक ऐसी स्टूडियो का वहां पे निर्माण किया है जो लगातार बच्चों से संवाद करते हैं, बच्चों के डाउट्स दूर करते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं और बहुत सारी गतिविधियां, शिक्षाप्रद गतिविधियां यहाँ से आयोजित लगातार होती रहती हैं। ये इस वर्चुअल स्टूडियो का मुख्य उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के तहत आप लगभग 400 वर्चुअल स्टूडियो से बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, उनके प्रिंसिपल्स यहाँ पर हैं, टीचर्स यहाँ पर हैं, वो भी आज इस शिक्षा की बात कार्यक्रम को देखेंगे और निश्चित रूप से बच्चे इस शिक्षा की बात कार्यक्रम से प्रेरित होंगे और उनके करियर के लिए एक वो मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका इंतजार खत्म हुआ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्य सचिव महोदय, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सचिव विद्यालय शिक्षा बस कुछ ही पलों में हमारे बीच में होंगे। हम सभी उनका करताल ध्वनि से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करेंगे। जैसा कि आप विदित हैं, शिक्षा की बात कार्यक्रम का ये आज सेकेंड एपिसोड है। इससे पहले 23 सितंबर 2025 को इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन माननीय श्री राज्यपाल महोदय जी द्वारा किया जा चुका है और आज माननीय मुख्य सचिव महोदय बच्चों से रूबरू हो रहे हैं कि आज के मुख्य अतिथि श्री आनंद वर्धन जी, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। शिक्षा की बात कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, माननीय सचिव विद्यालय शिक्षा हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम सभी करताल ध्वनि से आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 500 विद्यालयों में जो बच्चे हैं, कृपया सभी खड़े होकर के माननीय मुख्य सचिव महोदय और माननीय सचिव महोदय का करताल ध्वनि से स्वागत करेंगे। सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी की भी कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा मम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपम नमस्तुते। ओम विद्या समस्ता स्तव देवी वेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। स्वागत की श्रृंखला में मैं निवेदन करना चाहूंगा सचिव महोदय से कि कृपया पौध भेंट करके मुख्य सचिव महोदय का स्वागत करेंगे। साथ में अनुपस्थित तो भी भेंट करेंगे माँ दुर्गा की प्रतिमा, क्योंकि सर आज से ही गुप्त नवरात्रा भी स्टार्ट हुए हैं। एक बार जोरदार ताली।
साथ में अंग वस्त्र भेंट करेंगे और मोमेंटो भी भेंट करेंगे। जो चीफ जनरल मैनेजर टीसीआईएल से भी निवेदन है कि कृपया मुख्य सचिव महोदय का स्वागत करेंगे। डायरेक्टर टीसीआईएल से भी निवेदन है कि कृपया आप भी स्वागत करें, श्री बालचंद्र जी। अरे अरे मुझे कर दिया। चलिए, थैंक यू। निदेशक माध्यमिक शिक्षा से निवेदन है कि विभाग की तरफ से आप भी हाउस ऑफ हिमालयस के स्वागत करेंगे। डायरेक्टर एकेडमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग से निवेदन है कि कृपया आप सचिव साहब का स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला में मैं निवेदन करना चाहूंगा सचिव विद्यालय शिक्षा श्री रविनाथ रमन सर से कि कृपया मुख्य सचिव महोदय का स्वागत करेंगे और शिक्षा की बात कार्यक्रम की रूपरेखा से भी महोदय को अवगत कराएंगे। सचिव विद्यालय शिक्षा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि शिक्षा की बात कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सचिव महोदय आज हमारे साथ आज उपस्थित है। आपको याद होगा कि हमने इस श्रृंखला में सबसे पहले हमने माननीय राज्यपाल महोदय को यहाँ पर आमंत्रित किया था शिक्षा की बात कार्यक्रम में, जिसमें हम सबको सौभाग्य मिला था माननीय राज्यपाल महोदय से इंटरेक्ट करने का। उसके बाद इसी श्रृंखला में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ पर आमंत्रित किया था। उनके साथ में भी हमने शिक्षा की बात कार्यक्रम में चर्चा की थी। उनके साथ आपके जो प्रश्न थे आपने मुख्यमंत्री जी से भी पूछे थे और मंत्री जी के साथ भी हमने उसमें इंटरेक्शन किया था। आज जो प्रदेश के हमारे जो पूरा एक जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पूरी हमारी जो एक सरकारी तंत्र है, उसके मुखिया आज हमारे साथ है और ये बहुत गर्व का विषय हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में भी ये उत्सुकता रहती है, उनमें भी एक ये एम्बिशन रहता है कि वो भी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करें। तो सिविल सर्विसेज का जो एक पिनेकल हम कहते हैं, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, वो चीफ सेक्रेटरी की होती है और आज चीफ सेक्रेटरी सर हमारे साथ में है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं सीधे, क्योंकि हम कार्यक्रम में थोड़ा सा आज लेट हो गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आज जो पूरे राज्य भर के जो बच्चे अटल टिंकरिंग लैब के जिन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, बहुत प्यारे और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स थे, उनको भी आज मुख्य सचिव महोदय ने उनका अवलोकन किया है, तो उसमें थोड़ा सा विलंब हो गया था। तो अब सीधे हम कार्यक्रम में जाएंगे और कार्यक्रम की रूपरेखा मैं मंडोली जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप थोड़ा सा बच्चों को एक बार बता दीजिएगा। इसको हम ओपन एंडेड रखेंगे। आप बिल्कुल फ्री एंड फ्रैंक तरीके से आपको जो भी प्रश्न पूछने हैं, आपकी जिज्ञासा हो, आपको जो इंटरेक्शन करना हो, टीचर्स भी हमारे वहां पर हैं। टीचर्स को भी अगर कोई बच्चों से संबंधित कोई अगर बात करनी हो, बच्चों को अगर अपनी बात करनी हो, ये कार्यक्रम का नाम ही शिक्षा की बात है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि केवल शिक्षा की बात हो, शिक्षा की बात के अलावा और कोई बात ना हो। आपकी जो जिज्ञासा है, आपके जो और प्रश्न है, जो आप आगे चल के आपको जो करियर एडवांसमेंट के लिए आपको जो करना है, पढ़ाई से संबंधित अगर आपको कोई समस्या आ रही हो, कोई आपके सुझाव हो, तो वो भी आमंत्रित है। तो इसको हम ओपन एंडेड रखेंगे और अंत में हम मुख्य सचिव महोदय से ये निवेदन करेंगे कि वो हमें फिर आशीर्वचन देंगे। धन्यवाद आप सभी का आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, खास तौर पर मुख्य सचिव महोदय का कि आज आपने, सर का समय बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन सर ने आज स्पेशली इसके लिए पूरा फोरनून सेशन जो था शिक्षा विभाग के लिए आज आपने हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज ये जो शिक्षा की बात कार्यक्रम है, इसमें जो मुझे प्रतिभाग करने का सौभाग्य मिला है और जो अभी सचिव शिक्षा और निदेशक शिक्षा ने ये जो मौका दिया है हमें, यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है और यह संभवतः मेरे लिए पर्सनली पहला मौका है जबकि हम डायरेक्टली इतने बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो
इन्होंने कहा कि मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ, एक आईएएस ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं जो आपसे इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ, एक सामान्य एडल्ट की भांति, जो हम लोग भी कभी स्टूडेंट थे, आपके जैसे ही सरकारी स्कूल और फिर कॉलेज में पढ़ के आए यहाँ पे। तो कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद हम इसको पूरे तौर पर इंटरैक्टिव रखना चाहेंगे, जिसमें कि आप अपने पढ़ाई से, अपने लाइफ के बारे में, आगे आप क्या करना चाहते हैं, वो सारी बातें आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। समय की थोड़ी सीमा रहती है, तो हम लोग इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, प्लस आपके साथ टीचर्स भी वहाँ पे होंगे, टीचर्स भी हैं स्कूलों में, टीचर्स और प्रिंसिपल्स भी हैं। सब लोग कभी न कभी इसी दौर से गुजरते हैं, जो कि आज आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, सभी लोग इसी अपने एक साइकिल है। तो और एक छात्र और उसके कई सपने होते हैं, कई इश्यूज होते हैं, कभी डर होता है। लेकिन आप छोटे हों या बड़े, हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट खास होता है। सभी में कुछ न कुछ काबिलियत होती है। हर एक स्टूडेंट का, हर एक इंडिविजुअल का एक अपना यूएसपी होता है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई खेल में अच्छा होता है, कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई पेंटिंग में अच्छा होता है। अभी हम लोगों ने जस्ट आपसे बात करने के पहले हम लोग कई बच्चों से, 15-20 बच्चों से अभी हम लोगों ने इंटरेक्ट किया, जो अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से उन्होंने अलग-अलग प्रोजेक्ट्स बनाए थे और बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, सब अपनी-अपनी सोच के अनुसार, और उन्होंने अपने शेयर भी किए होंगे। तो इसमें आप लोगों को अपनी-अपनी यूएसपी और वो ढूँढने की आवश्यकता है। मैं एक छोटी कहानी बताता हूँ। जैसे एक पेंसिल है। पेंसिल हमें क्या सिखाता है? कोई बच्चा बता सकता है कि पेंसिल से हम क्या सीखते हैं? एनी स्टूडेंट? कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर, पेंसिल हमें क्या सिखाती है? एनीवन? जैसे पाए सर शिक्षा सिखाती है पेंसिल हमें। हाँ, जैसे देखिए पेंसिल क्या है? अगर हम पेंसिल से कुछ लिखते हैं और गलती हो जाती है, तो उसे सुधारा जा सकता है। तो पेंसिल हमें ये सिखाती है, गलती कुछ भी हो, उसको कभी भी हम सुधार सकते हैं। और जब हमको पेंसिल से, जब वो ब्लंट हो जाता है, तो उसको शार्प करने के लिए हमें कटर से छीलना पड़ता है। तो तेज बनने के लिए कष्ट भी सहना पड़ता है। पेंसिल हमें ये भी सिखाती है। और अगर पेंसिल सही हाथ में हो, तो अच्छी छाप भी छोड़ती है। इसके साथ ये भी सिखाती है कि बाहर से पेंसिल कितना भी अच्छा हो, लेकिन अंदर जो है वो बाहर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती को सुधारना इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट गलती जो है वो सक्सेस का एक अंग होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मेहनत और अनुशासन हमें बेहतर बनाता है, और वही इंसान की पहचान बाहर से कम और अंदर से, उसके अंदर क्या संस्कार हैं, क्या वैल्यूज हैं, उससे ज्यादा होती है। तो ये चीजें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए लाइफ के लिए। देखिए, ये अभी आपका स्कूल का समय है, फिर आप कॉलेज में जाएंगे, आगे किसी कैरियर में जाएंगे, प्रोफेशन में जाएंगे। लेकिन सबसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो आपको अपने पेरेंट्स का सम्मान, टीचर्स का सम्मान, और जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सम्मान, उनकी इज्जत, ये आपको हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, जो कि आपको पूरी जिंदगी आपको एक अच्छे स्टैंड करेगी, अच्छे तरीके से।
जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ और देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आपको कई सफल व्यक्ति दिखेंगे तो आपको उस सफलता के पीछे जो कड़ी मेहनत होती है उसके बिना कोई सफलता नहीं होती। किसी ने कहा भी है कि सक्सेस इज 99% परस्पिरेशन एंड ओनली 1% इंस्पिरेशन। तो इसलिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और जिंदगी में आप कोई भी कार्य करें, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो, कोई भी किसी भी प्रकार के कार्य, तो कहीं शॉर्टकट नहीं हो सकता। अपने आप में आप भरोसा रखिए। हर एक मतलब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस अपने आप पे होना चाहिए। आप हमेशा बड़े सपने देखिए, ड्रीम बिग एंड देन वर्क हार्ड टू अचीव दैट ड्रीम। हो सकता है कहीं आप 100% अचीव ना कर पाए, लेकिन 80-90% तो आप कर ही सकते हैं। आज हम लोग टेक्नोलॉजी के टाइम में हैं, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी के, जैसे मोबाइल है या कंप्यूटर है, लैपटॉप, कोई भी टेक्नोलॉजी है, हम उसके स्लेव ना बने, उसके नौकर ना बने। हमें उसके मास्टर्स होने चाहिए। हम उसे कंट्रोल करें, वो हमें कंट्रोल ना करें। मेन आप हम सबों का और खास करके जो टीचर्स हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा मनुष्य और एक अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा दें। बाकी हमारी पढ़ाई और जो आगे हम बनेंगे अपने प्रोफेशन में, वो ईश्वर की कृपा से हर एक बच्चा कुछ न कुछ अच्छा करता ही है और करेगा ही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने समाज के लिए एक और अपने देश के लिए क्या करते हैं, एक अच्छा सामाजिक प्राणी बने, एक अच्छा हम नागरिक बने। और इसमें हमारे पेरेंट्स का और टीचर्स का बहुत ही योगदान होता है। एक मुकुल जी, ये भी रिक्वेस्ट हमने किया था कि इनको सोसाइटी के डिफरेंट, उनसे हम इंटरेक्ट कराएंगे, ठीक है। एक चीज और, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में थोड़ी बहुत इस तरह की है। बाहर आप देखेंगे तो किसी भी, हर एक काम का अपना इम्पोर्टेंस है। तो हमें अभी से अपनी सोच उस तरह से करनी चाहिए कि हम कोई भी काम कर रहे हो, उसको जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो करना चाहिए। उसमें हम बेस्ट बने। किसी भी काम में, जो भी काम हम कर रहे हैं या आगे जो भी काम करेंगे, उसमें हम अच्छे से अच्छे बने, अच्छे से अच्छे बनने की कोशिश करें और उस क्षेत्र में टॉप पे जाने की कोशिश करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब फ्लोर इज ओपन। जो भी इंटरेक्ट करना चाहें, आपको किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न हो किसी भी संबंध में, हम लोग उससे जितनी कोशिश होगी, जो भी हमारी समझ होगी, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मुकुल जी। देखिए, सबसे पहले चलते हैं, हम अल्मोड़ा जिले में चलते हैं। अब मुझे दिखाई दे रहे हैं सोमेश्वर GGIC सोमेश्वर ब्लॉक ताकुला। तो यहाँ से कोई बच्चा उठेगा, अपनी बात को कहेगा बहुत सहजता से, बहुत सरलता से। और भी कोई बच्चा पूछना चाहेगा तो वो भी पूछ सकता है। चलिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम गुड महिमा मॉर्निंग। जोशी है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सोमेश्वर अल्मोड़ा की कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। महोदय, मैं आप ही की तरह एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। इसी विषय पर महोदय मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि प्रशासनिक सेवा UPSC PCS की तैयारी हमें किस कक्षा से शुरू करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? देखिए, आप अगर प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं तो सर्वप्रथम तो अभी आप जिस भी क्लास में हैं, जो भी आपका कोर्स करिकुलम है, उसको आप अच्छे से उसकी पढ़ाई करें, नंबर 1।
नंबर 2, आपके आसपास जो आपके जैसे न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन्स हैं, उसको आपको रेगुलरली पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपका सामान्य ज्ञान और जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ वो इम्प्रूव करे। नंबर 3, आपको अपने सोसाइटी में, अपने आसपास जो भी उस तरह के लीडर्स या उस तरह चाहे कोई भी हो सकता है, कोई बैंक मैनेजर होगा, कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, कोई आपके टीचर हैं, कोई किसी भी फील्ड का है, उनसे लगातार आपको इंटरैक्ट करते रहना चाहिए। और ये टीचर्स की भी, जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके स्कूल के अगल-बगल भी जो भी किसी भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, स्पेशलिस्ट है, उनसे आप इन बच्चों का रेगुलर इंटरैक्शन कराएँ। चाहे वो वहाँ का एसडीएम हो सकता है, वहाँ का बैंक मैनेजर हो सकता है, वहाँ का कोई डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते हैं, कोई इंडस्ट्री का हो सकता है, कोई अच्छा प्रोग्रेसिव फार्मर हो सकता है। तो ये थर्ड पॉइंट है कि आप वो इंटरैक्शन करने से आपका लेवल, आपकी थिंकिंग, आपकी वो आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी आप क्लास 9th में हैं, तो अभी ये थोड़ा अर्ली है। अभी आपको सिर्फ इतना करना चाहिए कि आप अपने कोर्स करिकुलम पे अच्छे से पढ़ाई करें और अपने जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज उसको बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है ममता? ममता ठीक है? जीआईसी पाए, अपना परिचय दो। सुप्रभात। परमानंद पांडे, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पाए से मैं रजनी जोशी, कक्षा 11वीं की छात्रा। महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी में हमें समय प्रबंधन और तनाव नियंत्रण कैसे करना चाहिए? धन्यवाद। किस क्लास की हैं ये? आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? सर साइंस। साइंस PCB। क्या? पीसीबी। अच्छा। यस 10th में आपके कितने, 10th में कितने, बोर्ड में कितने मार्क्स थे आपके? सर 87%। 87। तो एक तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, आज किसी को अगर 90% आता है, किसी को 80% आता है, 100% आता है, तो ऐसा नहीं है कि 80% और 100% के बीच में इतना गैप है कि वो बच्चा बहुत आगे है, कोई बहुत पीछे है। एग्जाम में मार्क्स आने के या कम आने के या ज्यादा आने के बहुत कारण हो सकते हैं। उस सिर्फ मार्क्स उस बच्चे की एबिलिटी या कैपेबिलिटी नहीं दर्शाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पढ़ाई अच्छी हो, लेकिन अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो उससे बहुत ज्यादा हमें डिप्रेस्ड या टेंस्ड होने की जरूरत नहीं है। आगे आप देखेंगे, जो हम लोगों ने महसूस किया है कि पढ़ाई के बाद, जैसे अगर मैं अपने स्कूल और कॉलेज के अपने साथियों का एनालिसिस करूं, तो जो मिड लेवल के थे, अभी लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल वो हैं जो कि मिडिल लेवल के बच्चे थे। तो लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ मार्क्स की आवश्यकता नहीं होती है। हैविंग सेड दैट, मार्क्स का अपना इम्पोर्टेंस है। ये जब आप बोर्ड के तैयारी करते हैं, तो सिलेबस के अनुसार आपको अपनी टाइम उसमें अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड करना चाहिए। प्लस अगर किसी सब्जेक्ट में आप ज़्यादा वीक हैं तो उस पर आपको ज़्यादा टाइम अलॉट करना चाहिए। नंबर 2, आपको ये भी देखना चाहिए कि पिछले सालों में क्या-क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या-क्या एक्सपेक्टेड या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको टीचर्स वगैरह भी गाइड कर सकते हैं। लेकिन मेन है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके बेसिक्स अच्छे हैं, तो आपको और आप मेहनत कर रहे हैं निष्ठापूर्वक, तो जैसा हमने कहा कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, तो मेहनत तो आपको करनी ही होगी, लेकिन निष्ठापूर्वक अगर आप मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली ईश्वर आपको अच्छी सफलता भी देगा। ठीक है पाए, बच्चे ठीक है? समझ में आया कुछ? और कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? नो सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। देन हम चलेंगे चमोली। चमोली में जीआईसी गौचर। गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग सर। सर मेरा मॉर्निंग नाम मॉर्निंग। आयुष बुटोला है। मैं पीएम श्री जीआईसी गौचर से कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि पहाड़ों से शहरों में होने वाले पलायनों को हम किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं? देखिए, जो पलायन हो रहा है या जो लोग जा रहे हैं, कुछ माइग्रेशन तो ग्रोथ के लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए होता है। एक बच्चा चमोली से देहरादून आता है, देहरादून से वो दिल्ली जाता है, दिल्ली से दुबई जाता है, दुबई से वॉशिंगटन जाता है। ये मानव सभ्यता का जब से सभ्यता है, तब से ये मूवमेंट स्टार्ट है, उस समय से चल रहा है। एक माइग्रेशन डेवलपमेंट और ग्रोथ का एक अभिन्न अंग है। लेकिन डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, किसी समस्या की वजह से माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर के पहाड़ी क्षेत्रों में हम हेल्थ, एजुकेशन, मतलब जो भी एक फैसिलिटीज जरूरत होती है, आम परिवार की, आम व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वो फैसिलिटीज हमें वहाँ प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि उनकी कमियों की वजह से कोई बाहर ना जा पाए। तो सरकार ये कोशिश कर रही है, इसमें काफी उपलब्धि भी है, लेकिन अभी काफी काम करने की आवश्यकता है। तो हम लोग उसमें अभी कार्य कर रहे हैं। हाँ जीआईसी गौचर, आप संतुष्ट हैं या कुछ और बात करनी है आपको? नो सर। ठीक है, ओके। देन पौड़ी में हम चलेंगे जीआईसी कर्ण घाटी दुगड्डा। प्रणाम सर, मेरा नाम प्रणाम। देव बलूनी है। जीआईसी कण्वाघाटी ब्लॉक दुगड्डा, जनपद पौड़ी गढ़वाल से कक्षा 7 का छात्र हूँ। महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि हमें कैसे समझ में आए कि हम किस विषय या क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं? नहीं तो आपको क्या अच्छा लगता है? आपको कौन सा विषय सर, आपको मेरे को अट्रैक्ट इंग्लिश करता है? पढ़ना और ड्राइंग करना। क्या? इंग्लिश पढ़ना और सर, ड्राइंग इंग्लिश करना। पढ़ना और ड्राइंग करना। तो आप इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ते हैं? यस सर। नॉवेल्स पढ़ते हो, उपन्यास पढ़ते हो, उपन्यास? यस सर। तो अभी लास्ट नॉवेल आपने क्या पढ़ा है? सर, मैंने हनीकॉम पढ़ी थी। गुड। तो जैसे अगर आपका इंटरेस्ट इंग्लिश और ड्राइंग में है, तो आपको उस पे तो अपना फोकस कंटिन्यूअसली रखना ही चाहिए, इंग्लिश में और ड्राइंग में। और अपने टीचर्स और उनसे गाइडेंस लीजिए कि हम इसमें और क्लास के अलावा और हमें क्या क्या करना चाहिए। जो भी उस स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल होंगे, सुन रहे होंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की और पेरेंट्स की। जैसा मैंने कहा कि हर एक बच्चा, उसका कोई इंटरेस्ट होता है, किसी क्षेत्र में वो बहुत अच्छा कर सकता है। हो सकता है ये बच्चा ड्राइंग में आगे चल के बहुत ही अच्छा करे, हो सकता है इसकी मैथ्स बहुत अच्छी ना हो, साइंस अच्छी ना हो, लेकिन इसकी ड्राइंग अगर बहुत अच्छी है, तो वो अगर हम अभी से उसको कल्टीवेट करें, तो वो एक बहुत अच्छा ड्राइंग में कर सकता है और बहुत अच्छा काम कर सकता है। अगर इंग्लिश इसका इंटरेस्ट है, तो एक इंग्लिश लिटरेचर में ये बहुत अच्छा आगे जा सकता है। तो मेरा तो आपसे यही सुझाव होगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? क्या नाम है इनका? हाँ, तो देव, आपको तो अपना जो इंटरेस्ट है इंग्लिश नॉवेल पढ़ने का और ड्राइंग करने का, इसमें आप और मेहनत कीजिए और इसको ऐसे ही बनाए रखें। यस सर। देव, ठीक है, समझ में आया? क्यों देव, समझ में आया? आप पे कोई टीचर बैठे हैं? टीचर यहाँ पर गुरुजी बैठे हैं आपके? यस सर। जब जी गुरुजी सर। को माइक दो अपने। आपने कुछ नॉवेल, जी सर। जैसे अभी सर ने कहा है, नॉवेल्स लिखी है स्कूल्स में?
जी सर, लाइब्रेरी में है सर बच्चों के लिए। ओके, आपको कोई प्रश्न तो नहीं है सर से? कोई आपको कोई बात करनी है? वैसे ही टीचर भी अपनी बात कर सकते हैं। नहीं सर, नहीं सर, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, अगर कोई बच्चा ठीक है, ओके। पूछना चाहे। हाँ बताइए, दीजिए उसको माइक, दीजिए माइक, दे दो उसको। चलिए आ जाइए, फ्रंट पे आ जाइए। सर, हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। My name is Pranay. I reading class 8th। मेरा एक क्वेश्चन है कि सर मेरे को मतलब आगे क्या करना चाहिए लाइफ में। सर मतलब मैं सर बहुत नहीं, कंफ्यूज हूँ। आप अभी क्लास 8 में हैं और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर मेरे पापा फैक्ट्री करते हैं। अच्छा, आपके कोई बड़े भाई बहन भी हैं? मेरी एक बहन है। वो क्या करती हैं? 9th वो भी। इसमें है 9th में। आप लोग स्कूल में कुछ खेलने की भी सुविधा है? स्पोर्ट्स वगैरह की कोई सुविधा है आपके स्कूल में? मतलब सर मेरे कहने का मतलब है ना कि सर मैं एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को मतलब क्या करना पड़ेगा? अभी तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अभी आप क्लास 8 में हैं, जब आप 9 10th में जब जाएंगे आप, हाँ, तो उसके बाद 10th 11th में एक तो एनडीए की तैयारी होती है, ठीक है? उसमें रिटन एग्जाम होता है और फिर इंटरव्यू होता है और कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं। तो पहले तो आपको अपने जो रिटन एग्जाम के लिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, उसको आपको स्ट्रांग करना होगा, उसकी तैयारी करनी होगी। और उसके बाद फिर इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट्स होते हैं। तो आपको एनडीए की तैयारी करनी होगी अगर आपको आर्मी ऑफिसर बनना है और आर्मी या मिलिट्री में जाना है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, तो आपको एनडीए की तैयारी करनी होगी और उसके लिए पढ़ाई भी और स्पोर्ट्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसमें फिजिकल टेस्ट्स होते हैं काफी। तो इन सभी को मिला के आपको उसकी तैयारी करनी होगी, लेकिन वो शायद अभी बहुत अर्ली होगा। जब आप 10th में जब 2 साल के बाद होगा, तो उस समय आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, आप संतुष्ट हैं? यस सर। ओह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस सर। बहुत अच्छी बधाई आपको, बहुत अच्छा बोला आपने कर्नल घाटी ने। ठीक है, चलिए उत्तरकाशी, जीआईसी उत्तरकाशी। यस। आदरणीय महोदय नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा शाह है और मैं अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उत्तरकाशी की 11वीं की छात्रा हूँ। मैं आपके समक्ष यह प्रश्न पूछने जा रही हूँ, यदि कोई विद्यार्थी को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती है तो अपने को कैसे बेहतर बनाए? को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती है? वह उसे इंग्लिश बोलने में भी दिक्कत आती है। तो आपको इंग्लिश पढ़ने में भी और बोलने में भी दिक्कत आती है, तो आपके स्कूल में या आपके घर में या आपके जो, एक तो आजकल बहुत सारी सुविधाएं इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, रिटन की भी और वर्बल की भी। आपकी रिटन, सबसे पहले तो आपको वोकैबुलरी अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए, और वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश नॉवेल्स आप पढ़ सकें, तो उससे आपकी रीडिंग और राइटिंग और वोकैबुलरी भी अच्छी होती है, नंबर 1। कम्युनिकेशन, और उसके लिए आप अपने स्कूल में या अपने फ्रेंड्स के साथ, गलत भी हों लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम इंग्लिश में बातें करें। अगर आपको अपनी अंग्रेजी, ये सीबीएसई बोर्ड है ना, जी हाँ अटल सर। स्कूल है सीबीएसई बोर्ड, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है या हिंदी मीडियम में? दोनों हिंदी में। मीडियम।
दोनों में होती है। तो एक तो कोशिश ये करनी चाहिए आपको कि बच्चे स्टूडेंट्स आपस में इंग्लिश में बात करें। गलत भी बात कर रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे आपस में, तब तक से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव नहीं कर सकती है। क्योंकि सिर्फ बुक पढ़ के कम्युनिकेशन और स्पीकिंग इम्प्रूव नहीं होती है, वो प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होती है। तो एक तो आप इंग्लिश में बात करें। नंबर 2, जो अगर आपके यहाँ चैनल्स टीवी वगैरह होंगे, तो जो इंग्लिश चैनल्स हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल हों, चाहे सीरियल्स हों, वो आप इंग्लिश सीरियल्स, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स उसको वॉच करें। नंबर 3, जो हमने कहा कि अगर नेट पे कई ऐसे साइट्स हैं जो आपको कम्युनिकेशन और स्पीकिंग के लिए और जो ये फ्री साइट्स हैं जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में भी असिस्ट करते हैं। हाँ, यूट्यूब पे भी हो, नेट पे सभी यूट्यूब पे है, कई जगह हैं, वो आपको क्योंकि देखिए आजकल तो इतनी सुविधाएं हैं जो कि हम लोगों के समय में नहीं थी। हमें तो लाइब्रेरी जाके नॉवेल ढूंढना पड़ता था, इशू कराइए तब पढ़िए। अब तो कई नॉवेल्स भी अवेलेबल हैं, फ्रीली डाउनलोडेबल है, उसको पढ़ा जा सकता है। कम्युनिकेशन के लिए यूट्यूब पे कई सारी फैसिलिटीज हैं। तो ये आप अपने टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं, अपने अगल बगल कोई सीनियर्स हों, कोई उस तरह के लोग रहते हो, उनसे भी आप असिस्टेंस ले सकते हैं। हाँ, बताइए प्लीज। हाँ, इसमें बेटा एक थोड़ा मेरा भी सुझाव है, जैसे सर ने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है नेट, इंटरनेट जो है। इंटरनेट पे आप गूगल कर लेती है? इंटरनेट पे आपको गूगल सर्च करना आता है? अच्छा, ठीक। यस सर। मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है। तो आप उसमें जैसे शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, आप इंग्लिश इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है शॉर्ट स्टोरीज। आप शॉर्ट स्टोरीज से शुरू करिए। कई सारे अच्छे अच्छे लेखक हैं, जैसे ओ हेनरी है, या मार्क ट्वेन है, या लियो टॉल्स्टॉय है। इनका नाम आप गूगल करिए और इनके शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय शॉर्ट स्टोरीज, या गाय डी मोपासा शॉर्ट स्टोरीज, या आपका ओ हेनरी शॉर्ट स्टोरीज। उनके बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं और बहुत बड़ी भी नहीं होंगी, वो मुश्किल से 4 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ, 10 पैराग्राफ, उससे बड़ी नहीं होती हैं। उसको ध्यान से 5 बार 10 बार पढ़िए। और उसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड है, अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत उसको डिक्शनरी में देखिए, ठीक है, और उसको रीड अलाउड करिए, जो सर कह रहे थे। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स जब तक आपकी इंप्रूव नहीं होंगी, जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप बोलना नहीं सीखेंगे। तो जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, जब उसको पढ़ रही हैं तो मन में मत पढ़िए, उसको आप रीड अलाउड, है ना, जोर से पढ़िए उसको। और जो डिफिकल्ट वर्ड आपको लग रहा है, तो अगर आपके पास डिक्शनरी है या स्कूल की लाइब्रेरी में पक्का डिक्शनरी होगी, मैं मान के चल रहा हूँ कि हर स्कूल के लाइब्रेरी में एक अच्छी क्वालिटी डिक्शनरी होनी चाहिए। उसमें जाइए, आप जो वर्ड्स हैं उसको आप लिख लीजिए अपने किसी नोटबुक में, और जाकर अगले दिन आप स्कूल के जो लाइब्रेरी है उसमें डिक्शनरी में देखिए, या आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप वर्ड डालेंगे, उसका मीनिंग पूछेंगे, तो आपको जो गूगल डिक्शनरी है उसमें भी आपको उसका शब्दावली का, आपको उसका, और हिंदी का उसका क्या रूपांतर है, हिंदी का क्या मतलब है उसका, वो भी आपको मिल जाएगा। तो इंटरनेट आज की तारीख में बेटा बहुत बड़ा सोर्स होता है। अगर आप वो करेंगे, और अगर आप उसमें गूगल में आप प्रोनाउंसिएशन भी कहेंगे ना, तो वर्ड्स या पैराग्राफ को अगर आप देंगे तो पूरा पढ़ के बताएगा आपको, प्रोनाउंसिएशन भी करके बताएगा, उसको आप रिपीट करिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। मैं सभी बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश जो है, इससे आपकी इंग्लिश काफी इंप्रूव होगी। इंग्लिश में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स आपको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आगे चल के आप, जैसे सर ने बताया, आप एनडीए की परीक्षा देना चाह रहे हैं, या आप कोई और आईआईटी में जाना चाह रहे हैं, आप नीट करके आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, तो आपको 10वीं 12वीं के बाद में आपका ट्रांजिशन इंग्लिश में होगा ही होगा। तो वहां जाकर आपको दिक्कत ना हो, इसलिए 8वीं 9वीं से बहुत जरूरी है कि आप अपने जो इंग्लिश स्किल्स है, इंग्लिश स्पोकन स्किल्स भी और आपके राइटिंग स्किल्स भी, इसको आप जरूर इंप्रूव करें, इस पर जरूर ध्यान दें। धन्यवाद। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर आता है आपके स्कूल में या घर में? यस सर। यस सर। कौन सा न्यूज़पेपर आता है? अमर उजाला। अमर उजाला। तो आप क्या और अपने टाइम्स ऑफ पेरेंट्स इंडिया से भी आता है। तो अगर टाइम्स ऑफ इंडिया आता है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती हैं? कभी कभी। हाँ, नहीं तो कभी कभी नहीं ना। आपको अगर अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना है, प्लस तो अगर आप पूरा पेपर पढ़ेंगी तो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो अगर आप सीरियस हैं अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, अपना जो न्यूज़पेपर है,
ये सीरियसली पढ़नी चाहिए। इससे 2 फायदे आपको होंगे, एक तो इंग्लिश इम्प्रूव होगी और दूसरा आपको जो भी जनरल नॉलेज है, जो जनरल अवेयरनेस है कि आप स्टेट में, कंट्री में या पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, वो आपकी जानकारी बढ़ेगी। और ये देखिए जो जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज है प्लस ये इंग्लिश भी है, ये एक दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। जब आप लगातार अभी से करना शुरू करेंगे तो अगले 1-2 साल में आपको खुद महसूस होगा कि आपका लेवल कितना इम्प्रूव कर गया है। तो एक आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो, क्योंकि आप लकी हैं आपके यहाँ इंग्लिश न्यूज़पेपर आ रहा है, तो आप इसको चाहे आप सोते समय पढ़ सकते हैं, जो भी आप टाइम निकालें, क्योंकि हम लोग सभी आजकल काफी टाइम सोशल मीडिया और मोबाइल पे देते हैं। तो वो थोड़ा कम करके अगर न्यूज़पेपर पढ़ने लगें तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और जनरल नॉलेज भी इम्प्रूव होगी। थैंक यू सर। जीआईसी मोलधार टेहरी गढ़वाल। नमस्कार महोदय। नमस्कार। महोदय मेरा नाम आदित्य चौहान है। मैं कक्षा 6 राजकीय इंटर कॉलेज मोलधार न्यू टिहरी टिहरी गढ़वाल का विद्यार्थी हूँ। महोदय मेरा प्रश्न यह है कि क्या केवल अच्छे अंक लाना जरूरी होता है या कौशल भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं? धन्यवाद। कौशल से आप क्या समझते हैं? खेलकूद। खेलकूद हो सकता है, और पेंटिंग, ड्राइंग। अभी एक किसी स्टूडेंट ने कहा ना कि उसका इंटरेस्ट डांसिंग, सिंगिंग, ये सारा कौशल है, स्किल है आपका, स्किल सेट। तो पढ़ाई जितना इम्पोर्टेंट है, स्किलफुल होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और ये स्किल सॉफ्ट स्किल भी होता है, हार्ड स्किल। मतलब एक तो खेलकूद, डांस, पेंटिंग, ड्राइंग, एक ये स्किल है। एक आपका स्किल है कि आप कैसे सोसाइटी में रहते हैं, आपको अंग्रेजी आती है या नहीं, आपको बातचीत करने का सलीका आता है या नहीं, बड़ों से आप कैसे बिहेव करते हैं। तो एक वो स्किल सेट भी है। जैसे अभी आपने सुना ना, आपसे जस्ट पहले जो अभी वो बात कर रहे थे हम लोग, उनको इंग्लिश इम्प्रूव करना है, तो वो भी एक स्किल है, लेकिन वो सॉफ्ट स्किल है। एक दूसरा बच्चा कह रहा था उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो वो भी एक स्किल है। तो जितना इम्पोर्टेंट पढ़ाई है उतना ही इम्पोर्टेंट स्किल भी होता है। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने कौशल और स्किल को भी आगे, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो। आपको किस चीज में इंटरेस्ट है पढ़ाई के अलावा? सर क्रिकेट खेलने में और ड्राइंग में। तो क्रिकेट खेलने में और ड्राइंग में। तो क्रिकेट खेलने के लिए कितना टाइम मिलता है आपको? सर आधा घंटा और 1 घंटा। आधा घंटा। तो कहाँ, स्कूल में ही खेलते हैं या कहाँ खेलते हैं? सर कभी कभी स्कूल में या फिर कभी कभी घर में। अच्छा, चलिए। तो वो अपना खेल में भी अपनी रुचि बनाए रखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए। चलिए ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू। जीआईसी राजपुरा हल्द्वानी नैनीताल। महोदय सादर अभिवादन। मेरा नाम प्रशांत है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज राजपुरा ब्लॉक हल्द्वानी जिला नैनीताल में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। महोदय मेरा प्रश्न यह है कि 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई के बाद कैरियर बनाने के कौन कौन से रास्ते होते हैं? देखिए, कैरियर का तो सबसे पहले कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, तो उस फील्ड की आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि वो आर्मी में जाना चाहते हैं, किसी का इंटरेस्ट इंजीनियर बनने में है, डॉक्टर में है, सिविल सर्विसेज में है। तो आपका इंटरेस्ट क्या है? आप क्या, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं 12th के बाद? सर मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। तो आप अभी आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? सर अभी मैं कक्षा 10वीं में हूँ और अभी मेरे सभी अच्छा, तो सब्जेक्ट हैं। 10वीं में तो सारे सब्जेक्ट्स होंगे। तो 11th में आप क्या सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं? सर मैं 11th में पीसीएम लेना चाहता हूँ। पीसीएम। तो आप सिविल सर्विसेज में जाने की इच्छा क्यों है आपकी? सर ये मेरा सपना है। नहीं, आपने किसी सिविल सर्वेंट से आपका इंटरेक्शन है?
आपने किसी सिविल सर्वेंट या कोई उस तरह के सिविल सर्वेंट ऑफिसर से आपकी कभी बातचीत या कोई इंटरेक्शन, चाहे आपके घर में, चाहे अगल-बगल, चाहे आपके रिलेटिव्स में, या कोई भी कभी भी कोई इंटरेक्शन हुआ है आपका उनसे किसी भी प्रकार का? नहीं सर। नहीं हुआ है। तो आपको पता है कि सिविल सर्वेंट क्या-क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं? सर इतनी जानकारी नहीं है। नहीं। तो इसीलिए मुकुल जी, जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये स्कूलों में आप सभी क्षेत्र के लोगों को बुला के इंटरेक्ट कराइए, एवरी फील्ड। हाँ, बहुत, बिकॉज हमारे बच्चों को पता नहीं कि एक बैंक मैनेजर क्या करता है, एक सिविल सर्वेंट क्या करता है, एक प्रोफेसर क्या करता है, साइंटिस्ट, मतलब वो तो पहले उनको जानकारी होनी चाहिए ना। आप एक ये मतलब कोई भी अगल बगल कोई भी होगा, एनीवन, कोई भी, उसको एक स्टार्ट कर दीजिए उसको। तो जैसे अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है और अभी आप 10th में हैं, तो आपको तो पहले अपनी पढ़ाई और वो स्ट्रांग करनी होगी। नंबर 2, जो अभी हमने एक स्टूडेंट से अभी डिस्कस कर रहे थे, न्यूज़पेपर या जो उस वो आपको अपना जनरल अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत आवश्यकता होगी। लेकिन जब आप अभी तो इट इज टू अर्ली, अभी जैसे आपने खुद ही कहा कि आपको नहीं पता कि सिविल सर्वेंट क्या करता है, बैंक मैनेजर क्या करता है, तो वो जब आप इसकी पहले आपको ये ढूंढना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आपकी लाइकिंग क्या है, और फिर उसके बाद आप डिसाइड करें और फिर उसकी तैयारी कीजिए। क्योंकि अभी आप क्लास 10th में हैं और इसकी जो सिविल सर्वेंट आप तभी एग्जाम दे पाते हैं जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। तो अभी तो आप अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कीजिए, उस पर ध्यान लगाइए। उसके बाद जब समय आएगा तो उस समय आपको काफी जानकारी भी हो जाएगी, तो उस समय आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और सरकार इन कॉम्पिटिशन्स के तैयारी के लिए हेल्प भी करते हैं बच्चों को, 12th के बाद भी और ग्रेजुएशन के बाद भी। तो उस समय जब आप आएंगे उस स्टेज पे, तो आपको उसका भी जानकारी आपके टीचर्स बताएंगे। थैंक यू सर। देखिए सारे प्रिंसिपल्स और टीचर्स देखिए जो भी बैठे हैं ध्यान देंगे कि आपके आसपास जैसे के निर्देश भी हैं और आज ये बात निकल के भी आई है कि जितने भी बच्चे हैं सबका इंस्पेक्शन आप लोग कराइए, आसपास के डॉक्टर से या जो IAS ऑफिसर वहाँ पर कोई हो, कोई SDMs वहाँ पर हो, कोई बैंक मैनेजर्स वहाँ पर हो, कोई डिग्री कॉलेज के हमारे प्रोफेसर्स हों, कोई प्रिंसिपल्स हों, उनसे डिस्कशन कराइए। मैं यहाँ से अलग से भी बात कर लूँगा, लेकिन इसको आप जरूर कराएं। कल से राजपुरा जो GIC हैं उनके टीचर शायद बैठे हुए हैं, आपके SDM साहब से मैं आज बात कर लूँगा, तो मैं खुद भी उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा और आप इनको कल आमंत्रित कर लीजिए, कल परसों जब भी आपको फुर्सत हो आप आमंत्रित कर लीजिएगा। ठीक है, GIC राजपुरा, ठीक है, राइट। क्योंकि आपके वर्चुअल लैब्स हैं, तो यहाँ भी बुला सकते हैं आप इसको, एक मंथली या फोर्टनाइटली कीप इट सेशन। आप हमारे इतने IAS ऑफिसर्स हैं, हमारे PCS ऑफिसर्स हैं, बहुत खुशी आएंगे, एवरीबॉडी विल कम। बुलाइए और बुला स्पोर्ट्स को किसी को बुलाइए, स्पोर्ट्स को बुलाइए, आप साइंटिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाइए, किसी को, अच्छा कोई भी इंडस्ट्री जिसके, हाँ कॉस्ट है वहाँ से हाँ कभी कोई साइंटिस्ट को बुला लीजिए, आप तो इंटरेक्शन कराइए बच्चों को जरूर। हाँ, GIC धारचूला सर सबसे लास्ट में सर, GIC धारचूला पिथौरागढ़। नमस्कार महोदय, मैं नमस्कार। तेजस कक्षा 12 का छात्र, राजकीय इंटर कॉलेज धारचूला का छात्र। महोदय, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आपने अपनी पढ़ाई और करियर की शुरुआत किस प्रकार शुरू की थी? धन्यवाद। देखिए, हमने अपनी पढ़ाई सैनिक स्कूल से की। सैनिक स्कूल के लिए जैसा आप जानते हैं एंट्रेंस होता है। सैनिक स्कूल के हम लोगों के समय में एक एंट्रेंस होता था, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, मतलब 100 सवाल करने होते थे 15 मिनट में, वही बेसिक अर्थमेटिक, लेकिन वो टाइम का इम्पोर्टेंस होता था कि 15 मिनट में 100 आपको सॉल्व करना है, कितने उसमें सही हो सकते हैं, कितने गलत हो सकते हैं। रीजनिंग होता था। तो एंट्रेंस के बाद हम लोग सैनिक स्कूल गए। सैनिक स्कूल में जो भी बच्चा पढ़ाई करता है उसको फिर NDA के एग्जाम देने होते हैं, कंपलसरी होता है। और फिर सैनिक स्कूल से पास करने के बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हमने किया, फिजिक्स ऑनर्स और MCA। और उसके बाद फिर हमने सिविल सर्विसेज की
तैयारी की और सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया। तो ये हमारा पूरा जो एजुकेशन साइकिल रहा है, ये रहा है सूक्ष्म रूप से। और आप कुछ जानना चाहते हैं, बताइए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वार्ता के लिए बच्चों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं और सर ने भी उसको बहुत सहजता से, कि हमारे प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी आप हैं, बहुत सहजता से आपने बच्चों को सर समझाया है और जो आपके सर निर्देश हैं हमने नोट कर लिए हैं सर। इन निर्देशों का पालन भी किया जाएगा और ये वार्ता में जो चीज़ निखर के आई है, जो चीज़ समझ में आई है सर, वो भी हम करेंगे सर। और आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे सचिव महोदय जिन्होंने कि हमसे कहा था कि आप सर को बताइए, तो उनका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर हमारे ART हैं, TCR के लोग हैं, कंपनीज के लोग हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज का एक कार्यक्रम जो है, बस संक्षेप में मैं अनुरोध करूंगा सभी बच्चों से, वो हमारे साथ साथ अगर दोहरा सकते हैं जहां जहां बैठे हैं। आप लोग एक छोटा सा संकल्प लेंगे और हाँ, और जो टीचर्स हैं वो जरा देख लें कि वहां पे सभी बच्चे इसको दोहराएं। जितने बच्चे हैं आपके क्लास में, जितने बच्चे वहां पे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, 3 संकल्प मैं सिर्फ दोहराऊं कहूंगा और उस पे मैं अनुरोध करूंगा कि सभी बच्चे उसको दोहराएं मेरे साथ। सारे बच्चे अपने खड़े हो जाइए सीट से। चलिए। मैं अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करूंगा। और शिक्षकों का सम्मान करूंगा। मैं ईमानदारी और मेहनत से मेहनत से पढ़ाई करूंगा। पढ़ाई करूंगा। मैं हर दिन बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूंगा। बनने की कोशिश करूंगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आप सबों को। अच्छी मेहनत कीजिए, ड्रीम बिग, बड़े सपने देखिए, वर्क हार्ड और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए और एक अच्छा इंसान बनिए, एक अच्छे नागरिक बनिए। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।